तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन। ये क्लास 10th वालों के लिए है और इससे जिस बच्चे का बेसिक कमज़ोर है वो भी इसको देख सकते हैं। इसके अदरवाइज बाकी 10th क्लास 9th क्लास वाले इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस टॉपिक को, रेस्पिरेशन क्या है। कई सारे बच्चे डाउट करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, हम किस तरीके से इसको समझें। तो सिंपली मैं समझाता हूँ कि जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने को इनटेकिंग ऑफ फूड को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। हमने कुछ भी खाना खाया, अल्टीमेटली वो जाके किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में बदल गया, अब ये ग्लूकोज आ गया। हमको पता है हम किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और हर एक सेल को ज़रूरत होती है किसकी, हर एक सेल को ज़रूरत होती है खाने की। खाना उसको मिल गया, अब वो खाने का क्या करेगा, क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। जैसे यहाँ पे पैसा होता है ना, पैसा, तो हर एक काम कर लेते हैं हम पैसे से, वैसे ही ये बनाएगा एनर्जी। तो कोई भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरा माइंड जो है सोच रहा है, तो ये सब काम कैसे होगा, एनर्जी से होगा। बिना एनर्जी के होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे ही ये ग्लूकोज से बनेगा एनर्जी। लेकिन एनर्जी बनने के पहले ये बदलता है किसमें, पायरूवेट में। किसमें बदलता है, ये पायरूवेट में बदलता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये किसमें चल रही हैं, साइटोप्लाज्म में। यानी कि कोई सेल है, कोई भी सेल उठा कर देख लो, वहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये किसमें बदल गया, पायरूवेट में बदल गया। कि कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये पायरूवेट कहाँ बना, साइटोप्लाज्म के अंदर बना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है इस ग्लूकोज के साथ में। आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो आपने सुना है कच्ची शराब बनाते हैं, या गांव वगैरह में कि शराब पी के जो है लोग निपट गए। तो ऐसा क्यों हो जाता है, चलिए आप आइए समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी चीज़ को हम फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करते हैं यानी सड़ाना, सड़ाएंगे तो क्या होगा, मान लो इस बीकर के अंदर जो है हमने कुछ भी चीज़ डाल दी, यानी या ग्रेन वगैरह, शक्कर, कुछ भी हमने यहाँ पर पटक दिया और इसको हमने बंद कर दिया, सीज कर दिया। इसके अंदर बढ़िया पानी वगैरह डाल के इसको हमने सीज कर दिया। अब क्या होगा, ये फर्मेंट होगा। तो यहाँ पे कौन ग्रो करेगा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी बैक्टीरिया, ईस्ट होता है एक, वो जो है यहाँ पे ग्रो करेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो खाना पड़ा था उसके अंदर भी क्या होगा, ग्लूकोज होगा। और वो ग्लूकोज उसके सेल के अंदर जाके, किसके, ईस्ट के सेल के अंदर जा करके अब वो बदलेगा किसमें, इथेनॉल में। कई बार गड़बड़ी के चलते क्या होता है, ये इथेनॉल जो है मिथेनॉल में बदल जाता है। ये इथेनॉल ना बन के मिथेनॉल बन जाता है, तो वहाँ पर लोग उसको कंजप्शन करेंगे और निपट जाएंगे, फिर दूसरे दिन अखबारों में निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये इथेनॉल बनता है। अब इथेनॉल के साथ में यहाँ पे CO2 बनेगी। ये किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। अब यहाँ पे इसको हमने पैक कर दिया था, क्यों पैक किया था, क्योंकि इसको ऑक्सीजन ना मिलने पाए। ऑक्सीजन मिलेगी तो ये प्रोसेस नहीं होगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो ये प्रोसेस नहीं होगी। तो ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस चलती है और इस तरीके से ये यहाँ पे इथेनॉल जो है बनाया जाता है, और जो CO2 बनती है वो बाहर निकल जाती है, और साथ में थोड़ी सी एनर्जी बनती है जो ईस्ट खुद यूज कर लेता है। ठीक है, अब हमको ये पता है ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, तो ये होता है 6 कार्बन का। कितने, 6 कार्बन का। बेटा कोई भी 6 कार्बन की चीज़ है, अगर उसको तोड़ेंगे तो या तो 1 कार्बन की एक टूट के निकल जाए, एक 5 की हो जाए तो भी 6 कार्बन हो रहे हैं मिला के, या 2 की एक हो जाए, एक 4 की, तो भी हो जाए 6 कार्बन, या तो आधे आधे में टूट जाए 3-3 कार्बन में। तो ये पायरूवेट है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो ये 6 कार्बन का था, तो कितने पायरूवेट बनेंगे हमारे पास में, एक है 3 कार्बन का, तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, तो यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल बन गए 3-3 कार्बन के। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इथेनॉल है, ये कितने कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है सर जी। 1 कार्बन कहाँ गया, इससे बन के आया, तो ये CO2 में चला गया।
यानी इथेनॉल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 किसके हैं, पायरुवेट के, तो 2 इथेनॉल के भी बन जाएंगे। अब इसी तरीके से क्या होता है, अब हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये CO2। अब ये पायरुवेट जो है कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये तो हमने बाहर का पढ़ लिया। और जब बिना ऑक्सीजन के, जब बिना, जैसे ढक्कन बंद कर दिया था हमने, जब बिना ऑक्सीजन के, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, O2 लिख रहा हूँ, विदाउट ऑक्सीजन के जब ये प्रोसेस चलती है तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि बिना ऑक्सीजन के, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे अब ये वाला जो CO2 वाला होगा, ये एनर्जी बनती है, कुछ ज़्यादा नहीं बनती, बहुत थोड़ी सी एनर्जी बनती है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये पायरुवेट है ये कहाँ आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होती है, तो उनके अंदर ये वाला प्रोसेस चलता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया तो यहाँ पे ये 3 कार्बन के हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल आए और यहाँ पर दोनों, एक मॉलिक्यूल से 3 CO2 बने, एक और मॉलिक्यूल से, पायरुवेट के मॉलिक्यूल से 3 CO2 बने, यानी टोटल 6 CO2 हमको प्लस वाटर के मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलेंगे। अब जो वाटर बनेगा ये फेंकाएगा नहीं, ये हमारी बॉडी में ही काम में आ जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी इसको फेंकती नहीं है, ख़राब नहीं होने देती है, इसको भी उठा करके यूज कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ढेर सारी एनर्जी बनती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें बनती है, इसी में बनती है। ठीक है, चूँकि ये किससे हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है, यानी पायरुवेट जो है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करेगा तो यहाँ पर विथ ऑक्सीजन होगा ये वाला प्रोसेस, विथ ऑक्सीजन। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं किसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है इसको। अब आते हैं हम अगला, जो हम क्या करते हैं, कई बार बहुत एक्सरसाइज करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि भाई साहब कि परेशान हो जाओगे। एक दिन हमको जोश आया, हमने डंबल संबल उठा लिए, आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, आहा आज तो मज़ा आ गया। अब इसके बाद में होगा क्या आपके साथ, अब आप जाइए अच्छे से सो जाइए नहा धो के। अब सुबह उठेंगे ना जब आप, तो आपके हाथ पैर ऐसे दर्द करेंगे, इतने ज़्यादा दर्द करेंगे, आप थोड़ा भी मोड़ोगे ना हाथ को, अरे दादारी कितना दर्द है, ऐसे ना बैठ पाओगे, कहोगे ये हमको हो क्या गया है, ये कैसा बवासीर पकड़ लिया है। तो होता क्या है, जब आपने एक्सरसाइज करी एकदम से, अभी आपके शरीर को आदत नहीं है, किसकी आदत नहीं है, इतनी ज़्यादा एनर्जी बनाने की। अब एनर्जी बनाने की आदत नहीं है, RBC को O2 इतना ज़्यादा ले आने की आदत नहीं है। अब आपके शरीर में क्या हो गया, वो O2 को नहीं ले जा पाए जहाँ पे ज़रूरत थी मसल के पास में। अब मसल ने क्या किया, ओवर काम कर लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा वो थक गई। अब बिना ऑक्सीजन के उनके अंदर एनर्जी बनाने के प्रयास करती नहीं, लेकिन एनर्जी फिर बना नहीं पाई, बहुत कम एनर्जी बना पाई। यानी O2 जब पहुंचा नहीं तब क्या हुआ वहाँ पर कि एनर्जी तो बनी, बहुत थोड़ी सी बनी, ध्यान रखना, एनर्जी बनी बहुत थोड़ी सी बनी। यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस चलती है तो यहाँ पे 36 या 38 के अप्रॉक्स ATP बनती हैं, और यहाँ पे जो चलती है इन दोनों में तो यहाँ पे लगभग 2 या 3 ATP बनती हैं बस। तो जब लैक्टिक एसिड जब यहाँ पे बनेगा तो कैसे बन जाएगा ये, यही पायरुवेट टूट करके किस में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में। ये भी 3 कार्बन का है तो ये भी 2 ही बनेंगे, कितने बनेंगे, ये भी 2 ही बनेंगे, 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे। अब क्या होगा कि अब आपको लैक्टिक एसिड बन गए, एनर्जी हमको मिल गई। अब लैक्टिक एसिड ये हमारे मसल्स के अंदर जम जाएगा, हमारे मसल के अंदर ये लैक्टिक एसिड जम जाएगा। अब जम जाएगा फिर क्या होगा, हमको दर्द शुरू होगा, क्रैम्प्स आएंगे, यानी कि इतना दर्द आप झेल नहीं पाओगे। इसीलिए कभी भी एक्सरसाइज करो तो एक दिन थोड़ी सी करो, यानी कि 2, 4, 5 मिनट, फिर दूसरे दिन उसको टाइम उसका बढ़ाते चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन में ही आपको जोश आया, एक दिन में ही आपने डंबल संबल उठा लिए 1 घंटे तक, और फिर देखो दूसरे दिन मज़ा।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैक्टिक एसिड। अब इसको छुटकारा पाने के उपाय क्या हैं। जब जम गया, हमारा दर्द करने लगा, तो इसको आप आराम से किसी से दबा सकते हो, खुद भी दबा सकते हो, या आप थोड़ा इसको जो बड़ी वाइब्रेटर मशीन आती है उसके ऊपर खड़े होकर के आप जो है उसको एक सेक ले सकते हो। इससे क्या हो, पूरी बॉडी जो है अच्छे से आपकी सही हो जाएगी। और उसके अलावा गर्म पानी है, गर्म पानी से आप नहा लीजिए तो भी आपको आराम अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अब ये, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो है अब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने बैक्टीरिया देखा होगा, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये छोटा सा पड़ा हुआ है। इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही बस पड़ा रहता है थोड़ी सी ऐसे। तो ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पे हवा में पता है हमको ऑक्सीजन वगैरह है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है। अब इसको ज़रूरत लगी कि CO2 को बाहर निकालना, तो यहीं से ये बाहर निकाल देगा। O2 की ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से ले लेगा, क्योंकि सिंगल सेल का है, छोटा सा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे हम बड़े ऑर्गेनिज्म की ओर आते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, जैसे ये मछली है एक, ठीक है, ये मछली है। अब क्या होगा कि ये मछली है, अब इसमें ये माउथ से पानी को लेती है, माउथ से पानी को लेती है, और यहाँ पे इसके होते हैं गिल्स, यहाँ पे इसके अंदर होते हैं गिल्स। तो गिल्स यहाँ से लेती है, यहाँ से इसके गिल्स से पानी जो है बाहर आ जाता है। तो गिल्स में क्या होता है, यहाँ पे इसके ब्लड जो है ऐसे घूम घूम के ब्लड आता रहता है। तो वहाँ से ये गिल्स के पास में कैपिलरी होती हैं, पतली पतली नलियाँ होती हैं, तो वहाँ से जो है ऑक्सीजन और वो अदला बदली हो जाती है। लेकिन अब क्या है, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, घुला हुआ ऑक्सीजन, कौन सा घुला हुआ ऑक्सीजन, वो बहुत कम मात्रा में होता है। किसमें, जो हवा होती है उसमें, O2 इन एयर। एयर की अपेक्षा पानी में बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ 10 किलो एयर में लगभग मान के चलिए आपका कुछ ग्राम O2 है, तो यहाँ पर कुछ मिलीग्राम में होगा। ठीक है, तो इतना अंतर है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि इसके मतलब कि ऑक्सीजन तो उसको बराबर चाहिए, तो ये क्या करती हैं, अपनी रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा लेती है, ब्रीदिंग रेट को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी इनका देखो आप, बहुत जल्दी जल्दी इनके जो है, आप ये मछली बाहर निकालो तो तड़पती है ना, तो आप उसको देखोगे उसका गलफड़ा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या करता है, ब्रीथ करता है। तो वहाँ से हमको समझ में आता है कि मछली जो है 1 मिनट में कई ज़्यादा बार जो है एक आम जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से कई ज़्यादा बार सांस लेती है। इसी तरीके से जो मेढक होता है वो कई बार ये काम को क्या करता है, अपनी जो उसकी चमड़ी होती है वहाँ से वो ऑक्सीजन और CO2 का जो है इंटरचेंज कर लेता है। इसी तरीके से आप देखोगे कि इंसान है, एक इंसान है जैसे मैं हूँ, अब मेरे हाथ को भी ऑक्सीजन चाहिए, इस हाथ को भी चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, पैरों को भी चाहिए। अब ये ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? क्या मेरी जो ये स्किन है यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, काम चल जाएगा उससे? नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चाहिए। हम बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सबको ऐसे ही मतलब हमारे मेमल्स में ही आते हैं। अब जो है क्या होगा कि जैसे ही जो हमारे अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है कि जो उसको लेकर के जाएंगे और वापस उनको वहाँ पर छोड़ के आएंगे, किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाएगा? हमारा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमने सांस ली तो हमारे जो रिब्स हैं वो लिफ्ट अप हो गई। क्या हो गई? लिफ्ट अप हो गई। और हमारा जो डायफ्राम होता है इसके नीचे,
वो नीचे जाएगा, वो नीचे खींचेगा तो क्या होगा, अंदर की ओर में हवा, मतलब अंदर की ओर में फैल जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी वॉल्यूम जब बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होगा तो हमारे जो चारों तरफ की एयर है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर कम हो गया तो पूरी हवा जो है अंदर चली जाती है। तुमको क्या लगता है, नाक बंद करके देखो ऐसे, तुमको अंदर से आएगा कि अंदर प्रेशर कम हो रहा है, हमको सांस लेना चाहिए, ये अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर निकलेगा। अब आप सोचोगे कि सर एक जैसे पाइप है, जैसे आपने पानी का पाइप देखा होगा ना, जब मोटर वोटर बंद कर दो आप तो वो क्या होता है, पिचक जाता है, पूरा पाइप जो है पिचक जाता है। इसी तरीके से हमारे जो है यहाँ पर पाइप है, जहाँ से हवा अंदर जा रही है। अब जो पाइप में से हवा अंदर जा रही है, बाहर भी आ रही है, तो ये पिचकता क्यों नहीं है, क्यों नहीं पिचक जाता है? क्योंकि यहाँ पे होती है कार्टिलेजिनस रिंग। रिंग जो है उसको पिचकने नहीं देती है, और ये हाफ रिंग होती है, यानी कि आगे आगे आपको महसूस होंगी। आप जब आप इसको पीछे की ओर देखोगे ना, पीछे की ओर, तो ये पीछे कंप्लीट नहीं होती हैं। यानी किसी भी आदमी का जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है बहुत बुरी तरह से, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब उसके ये नाक मुंह ये जब काम के लायक नहीं रहता है, तब उसको जो सांस देने के लिए यहाँ से एक नली लगाई जाती है, वो इसके पीछे से लगाई जाती है यहाँ से, तो वहाँ से वो सांस ले सकता है। क्योंकि हम यहाँ से सांस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे डायफ्राम से हमारी सांस कंट्रोल होती है, तो यहाँ से आराम से उसको लगा करके हम उसकी जो है जान को बचा सकते थे। तो अब होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे ही अंदर जाएगी एयर, अब आप बोलोगे सर पूरी एयर बाहर आती है क्या, मतलब सांस लिए तो भर गई, अब सांस छोड़े तो पूरे बैलून जो हैं एल्वियोली छोटी छोटी हैं पिचक गई, पूरी बंद हो गई, गुब्बारे की तरह पूरे चिपट गई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके अंदर थोड़ी सी हवा पहले बची रहती है, यानी कि जो हमने एयर ली है वो जाके उसमें जो एयर पहले से प्रेजेंट थी उसके अंदर मिक्स होगी। अब वापस से जब हम सांस छोड़ेंगे या लेंगे तो उस टाइम पे वो उसके मिक्स होकर के कुछ एयर बाहर निकल जाएगी, तो वहाँ पे पर्याप्त जो है टाइम मिल जाता है हमारी एल्वियोली में, जो भी चेंज होती है ऑक्सीजन और जो है CO2 चेंज इंटरचेंज होता है, उसको पर्याप्त टाइम मिल जाए, तो उसको बोलते हैं जो हवा कभी नहीं निकलती बाहर। अब आप बोलोगे वही हवा प्रेजेंट रहेगी क्या? दूसरी जो हमने एयर ली है वो इंटरमिक्स होती है सॉरी। तो जो एयर हम लेते हैं हर बार, वो जाकर के हर बार उसमें मिक्स होती है और कुछ में तो कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, तो वही होता है। यानी वहाँ पर आराम से पूरा टाइम होता है जो है एयर को एक्सचेंज होने के लिए। तो वो क्या है? वो है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। कितनी एक एयर का वो वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। अब जो है उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे वहाँ पे जब चेंज हो जाएगा तब हमारे वहाँ पे आएगी कैपिलरीज में ब्लड के अंदर होती है आरबीसी क्या करेगी? आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाके तुरंत, ये आ गई ऑक्सीजन, उठाया चल दिए। अब ये लेकर के जाएगी कहाँ तक? हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुँचेगा ब्लड। कहाँ तक पहुँचेगा? हर एक सेल तक, पूरे बॉडी में। अब जब पहुँचेगा ब्लड हर एक बॉडी के सेल तक, अब वहाँ पे जो है यही रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ाया था ग्लूकोज से पायरुवेट वाला, वहाँ पे एनर्जी बन रही है। अब ये वहाँ पे एनर्जी बनाएंगे, CO2 निकलेगी। अब CO2 जो है ना हीमोग्लोबिन से इतना ज़्यादा कंबाइन नहीं करती है, उसको बोलते हैं तुम तो चले जाओ, हम तो बह करके आ जाएंगे। क्यों बह करके आ जाएंगे? क्योंकि वो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा घुल सकती है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी हो ना, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या आता है? वो जो जब आप जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, प्रेशर कम हुआ, तो जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर, कोक वगैरह के अंदर, वो बाहर निकलती है एकदम से अचानक से। तो यानी कि CO2 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड स्टेट वाली चीज़ों में खुल सकती है, यानी वाटर वगैरह में। तो वो जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो पानी वाला भाग है, लिक्विड वाला भाग, उसके अंदर घुल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? चलिए आगे क्या छूट गया है? अभी तो मुझे नहीं लग रहा कुछ छूटा है। सब हो गया रेस्पिरेशन में।
एनसीईआरटी के लगभग मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे जो है आपको बता दी है। ईस्ट के अंदर क्या होता है और जो हमारे अंदर एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से, वहाँ भी आपको समझाएंगे।